हेलो बच्चों, आर यू रेडी टुडे फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर फ्रेंड एंड फो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द नेक्स्ट पार्ट 4 मीन्स कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमी का काम करते हैं, कैसे वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, लिविंग्स के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था यूजफुलनेस, आज हम डिस्कस करेंगे उनके हार्मफुल इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2। तो बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जिनकी वजह से डिजीज होती है, उन माइक्रोब्स को क्या बोला जाता है? उन्हें हम बोलते हैं बच्चों पैथोजन। क्या बोलेंगे उनको? पैथोजन बोलेंगे। मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डिजीजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं बच्चों, मोस्टली वो डिजीजेज होती हैं कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर हो जाती हैं, ट्रांसमिट होती हैं टू द हेल्दी पर्सन। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो आप अगर उसके कांटेक्ट में रहते हो तो यूजली आपको भी कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाती है। तो ऐसी डिजीजेस होती हैं कम्युनिकेबल। जो डिजीजेस जिस बंदे को है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन हो गया वो, तो जिसको वो डिजीज़ है, इन्फेक्टेड पर्सन जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, जैसे हेलो हाय किया या उसके साथ खाना खुना खाया, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो क्या हो जाती है, हेल्दी पर्सन भी बीमार हो जाएगा, उसको भी वो बीमार हो मतलब उसको भी वो वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तभी तो कहते हैं ना कि जो बंदे बीमार होते हैं, जो बच्चे के क्लास में बीमार है, उनको छुट्टी दे देते हैं टीचर, ताकि और बच्चों को भी वो प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कोरोना, अभी लोगों को कितना कोविड-19 का कितना ज़्यादा आप देख के आए हो, डिजीज़ कितनी ज़्यादा कॉमन थी, सभी लोग कैसे अंदर घर में रहते थे, कर्फ्यू लग गया था, तो वही है ना भी कैसे वो फैलता था। तो वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ थी बच्चों। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, तो ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं? बाय एयर भी हो सकती हैं, वाटर के भी थ्रू हो सकती हैं बच्चों, फूड के थ्रू हो सकती हैं, या फिर कांटेक्ट के थ्रू, जैसे हेलो किया, या उनके पास बैठे, या उनका खाना खा लिया, या एयर के थ्रू, जैसे ही वो उस एयर में, जैसे कई बार होता है कोल्ड होता है, स्नीजिंग करते हैं, ऐसे छींक आ जाती है, तो सारा उनके जो वायरस हैं हवा में आ जाते हैं। आप अगर उसमें सांस लोगे तो आपके अंदर भी वो सारे वायरस एंटर हो गए। जैसे पानी से, कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से भी हमारे पास क्या हो जाती हैं, डिसीजेस जो माइक्रोब्स करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास मैंने यहाँ पे एक चार्ट है आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो मैंने ड्रॉ किया है। कौन कौन सी डिजीजेज हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, कैसे वो डिजीज़ होती है हमें बच्चों, और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे पहली हमारे पास डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आम हम टीबी भी बोल देते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये बैक्टीरिया इसको कॉज करता है, ठीक है ना बच्चों, बैक्टीरिया है इसका रीज़न। पॉजिटिव एजेंट किसकी वजह से ये होती है, कौन सा माइक्रोब है? अगर आपको पॉजिटिव एजेंट पूछा है तो आपने यहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में लिखना है बच्चों। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे फैलती है बीमारी? एयर के थ्रू, ठीक है ना। इन्फेक्टेड पर्सन क्या है, एयर में इसके जो बैक्टीरिया आ जाएंगे, उनके हेल्दी पर्सन्स को भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास कैसे हमने इन बीमारियों को प्रिवेंट करना है, ये भी मैं बताऊंगी। आगे है मीसल्स। बच्चों में ये वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं रेड रेड कलर के, ठीक है ना। उनको बहुत ज़्यादा फीवर होता है, वेट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं उनको। तो ये कॉज करता है वायरस, और ये भी कैसे ट्रांसमिट होता है बच्चों? एयर के थ्रू, ठीक है ना। आगे है चिकन पॉक्स, तो बहुत कॉमन है, ये भी वायरस के थ्रू होती है और एयर के साथ और कांटेक्ट में। जैसे अगर किसी को चिकन पॉक्स है, आप उसके कांटेक्ट में हो या उसके पास हो रहते हो, तो आपको भी वो डिजीज़ होने के चांसेस हैं बच्चों। पोलियो, पोलियो भी वायरस से होती है, और ये वाटर और एयर,
एयर वाटर इसका रीज़न है। कंटेमिनेटेड वाटर अगर ले रहा है कोई गंदा पानी या फिर एयर के थ्रू, जैसे एयर में इसके क्या आ जाते हैं वायरस, तो ये बीमारी ऐसे ट्रांसमिट होती है। तो करना क्या चाहिए, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो बच्चों अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको आइसोलेट करना चाहिए, उसको अकेले रखना चाहिए। मीन्स ये नहीं है अभी वो गैदरिंग में उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। उसको एक प्रॉपर रूम में पूरी टेक केयर करनी चाहिए। और मेडिकेशन तो चलो चाहिए ही चाहिए, डॉक्टर को तो आपको लेके ही जाना है, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए प्रॉपर। और उनका मीन्स सबसे उनके कांटेक्ट में नहीं जाना, क्योंकि एयर के ही थ्रू ये फैल रही है। आप देखो सांस जैसे वो लेगा इन्फेक्टेड पर्सन, आप भी अगर उस एयर में सांस लोगे तो आपको भी वो डिजीज़ होने के चांसेस बहुत हैं। तो आइसोलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं अभी लिख भी रही हूँ इनके जो प्रिवेंशंस हैं। यहाँ पे ये वाली डिजीजेज एयर के थ्रू फैल रही हैं, तो आइसोलेशन जरूर करनी है हमने पेशेंट की। और क्या करना है, वैक्सीनेशन, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, मेडिसिन दे, प्रॉपर रेस्ट। आगे आ जाता है कॉलरा डिजीज़। कॉलरा डिजीज़ जो है ये कौन कॉज करते हैं बच्चों, बैक्टीरिया। ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से होता है, गंदा पानी पीने से या फिर गंदा फूड कंज्यूम करने से, खाने से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे ही नीचे हमारे पास बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड में फीवर वगैरह होता है ना आपको, कॉलरा में क्या होता है, वॉमिट्स हो जाती हैं, लूज मोशन, ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसी सिम्टम्स आते हैं। मीन्स इसमें ये भी बैक्टीरिया से ही होती है। और यहाँ पे ये भी कंटेमिनेटेड वाटर। मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सैनिटरी हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे कंडीशंस मीन्स प्रॉपर साफ सफाई रखनी है, ठीक है ना, ताकि आपको ये प्रॉब्लम हो ना। कभी भी आप पानी लेते हो, पीते हो, फूड कंज्यूम करते हो, तो वॉश, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए, कुक करना चाहिए, वेल कुक होना चाहिए आपका फूड। और जो वाटर है, बॉइल्ड वाटर आपको लेना है, ड्रिंकिंग वाटर बॉइल्ड होना चाहिए, ठीक। आजकल तो फिल्टर है सभी के घर में, वो भी ठीक है, वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तभी तो अगर जिनके पास फिल्टर नहीं है तो वो वाइल्ड वाटर ले सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद है हेपेटाइटिस, एक बीमारी है, ये लीवर की प्रॉब्लम है बच्चों। ये वायरस से होती है, वाटर कंटेमिनेटेड, गंदा पानी लेने से होगी, ठीक है ना। तो इसको भी हम कैसे, वैक्सीनेशन तो प्रॉपर करनी ही करनी है हर एक केस में। यहाँ पे भी जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर का ही इसमें मेन रोल है। तो वाटर क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बॉइल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आपका क्लीन बॉइल्ड प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर बच्चों। उसके बाद है मलेरिया। मलेरिया जो है ये होता है प्रोटोजोआ से। हमने पार्ट ए में ग्रुप में डिवाइड किया है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ भी हमने वहां पे देखा था। इसको ट्रांसमिट कौन करता है, मॉस्किटो। क्लियर। तो कौन सा मॉस्किटो है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, पता होना चाहिए आपको बेटे। फीमेल एनोफ्लीज नेम का हमारे पास जो मॉस्किटो है वो क्या करता है, इस प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट करता है। जैसे ही वो काटती है मॉस्किटो फीमेल वाली, तो आपकी स्किन के ब्लड के अंदर वो क्या छोड़ देती है, वो ये वाला प्रोटोजोआ जो है मलेरिया का प्रोटोजोआ आपके ब्लड में छोड़ देती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में वो प्रोटोजोआ जाते हैं और आपको मलेरिया कॉज करते हैं, फीवर होता है, मीन्स ये सीरियस प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही हमारे पास एक फीमेल एडीज नाम का मॉस्किटो है, जिससे डेंगू के बारे में तो आपने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, आती है टीवी के अंदर। तो ये ऊपर वाला कॉज करेगा मलेरिया, नीचे वाला जो मॉस्किटो, इनके नेम है ये मॉस्किटोज के बच्चों, ये कॉज करता है डेंगू। क्लियर। तो ये कम्युनिकेबल, सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैंने बात की है कि इनकी मोस्टली डिजीजेस कम्युनिकेबल होती हैं। तो बच्चों ये वाला डेंगू में तो आपने देखा है कि बहुत सीरियस ये वाली डिजीज़ है, डेथ भी हो जाती है। तो कैसे प्रिवेंट करना है, हमने मॉस्किटो को कंट्रोल करो ना। कैसे करोगे, पानी में मॉस्किटो जो होते हैं ये अपने जो एग्स होते हैं ये वाटर के अंदर ले कर देते हैं, वाटर के अंदर अपने एग्स को मतलब छोड़ते हैं। तो क्या करना है, हमने पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। कोई टायर है या कोई टब है या कोई भी कहीं पे भी आपके
सराउंडिंग में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पानी कलेक्ट हो, कूलर्स में जैसे पानी पड़ा रहता है काफ़ी काफ़ी दिन, वो नहीं, वो सारा रिमूव कर दो आप, ठीक है ना। ऐसे आपके आसपास में पानी काफ़ी दिन गंदा पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, उसको आप टाइम टू टाइम क्लीन करो। और क्या कर सकते हैं हम, मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए हम मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ऑल आउट है, मॉन्टेन है, ऐसे। या फिर आप यूज़ कर सकते हो मॉस्किटो नेट आता है, जिसे हम वो लगाते हैं ना नेट, मच्छरदानी भी जिसको आप बोलते हो सिंपल, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल वे है। तो उसके बाद मॉस्किटो को किल करने के लिए जैसे कि आप कुछ आती हैं मार्केट में दवाइयाँ आती हैं इंसेक्टिसाइड, वो भी स्प्रे कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो ऐसे हैं ये कुछ डिजीज़ेज़, आप देखो कितनी ज़्यादा डिजीज़ेज़ हैं, कौन कौन से इनके कॉजेटिव एजेंट हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे कैसे ये बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों। तो ये था आपके पास, इनके हार्मफुलनेस में ही आ रहा है ना, देखो कितनी बीमारियां हो जाती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अभी तो हमने बहुत कम मेंशन की हैं, अगर हम मेंशन करने बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा। तो आपको थोड़ी सी बताई गई हैं, तो आप इनके ऊपर ही फोकस करें। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे तो और डिजीजेस के बारे में भी पढ़ोगे बच्चों। तो क्या अकेले ह्यूमंस को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करते हैं? एनिमल्स क्या बीमार नहीं होते? होते हैं, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों। एनिमल्स के अंदर भी जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, डिजीजेस करते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स डिजीज है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ठीक है, एनिमल्स में, कैटल्स के अंदर, एनिमल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, ह्यूमंस को भी हो सकती है। क्लियर, एनिमल से ये ह्यूमन में क्या हो जाती है, ट्रांसमिट होती है, एंथ्रेक्स डिजीज है बच्चों। ऐसे ही फुट एंड माउथ डिजीज है, फुट एंड माउथ डिजीज, ये वाली डिजीज भी बहुत कैटल में कॉमन होती है बच्चों, और ये वायरस के थ्रू होती है, वायरस इनको कॉज करते हैं। तो इसमें एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है, उनके जो फुट है उसमें स्वेलिंग होती है, गला बहुत ज़्यादा उनका स्वेल हो जाता है, बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं वो अच्छे से, ऐसे खा पी भी नहीं सकते प्रॉपर, तो उनमें उसकी क्या हो जाती है, डेथ। तो एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा डिजीजेस को कॉज करते हैं माइक्रोब्स। और अब हमारे पास बात आती है बच्चों प्लांट्स की, प्लांट्स को भी प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने देखा होगा घर में कई बार प्लांट्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट सी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि हमारे पास सिट्रस कैंकर है, एक डिजीज है, ठीक, प्लांट्स के कॉमन है, जो सिट्रस प्लांट होते हैं उनमें, जो खट्टे फ्रूट्स वाले प्लांट होते हैं, जैसे ऑरेंज है, आंवला है, या फिर नींबू है, उनके ऊपर ये बीमारियां, उनको ये बीमारी हो सकती है। इसका एजेंट कौन है, कौन इसको करेगा, ठीक, इसको कॉज करते हैं बच्चे बैक्टीरिया। और ये फैलती कैसे, ये फैलती है एयर के थ्रू। कैसे फैलेगी ये, एयर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो ये आपने प्रिपेयर करना, आपके एग्जाम के लिए थोड़ा आपको याद करना होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज रस्ट ऑफ वीट जो कणक होती है हमारे पास, उसको रस्ट हो जाती है, वो ब्लैक हो जाती है बच्चों। उसकी जो आप देखो कि लीव्स के ऊपर ऐसे ब्लैक कलर का पाउडर सा बन जाता है, मोस्टली वो क्या होती है, फंगस ही होती है, ये फंगस से होती है बीमारी। और ये ट्रांसमिट होती है एयर और सीड्स के थ्रू, एयर और सीड्स, जो इन्फेक्टेड सीड्स होंगे उससे ये आगे आगे क्या होती जाएगी, ट्रांसमिट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास येलो वेन मोज़ेक डिजीज ऑफ भिंडी, डिजीज है ये भिंडी के अंदर ये मिलती है हमें डिजीज, और इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो है हमारे पास वायरस। और ये भी कैसे ट्रांसमिट होती है, ये ट्रांसमिट होती है इंसेक्ट इसको ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि एक इन्फेक्टेड है हमारे पास भिंडी, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आया, उसने नेक्स्ट वाली के ऊपर वो चला गया, देन उसने उसको इन्फेक्ट किया, देन नेक्स्ट, ऐसे ही इंसेक्ट के थ्रू ये क्या होती है, इसका कैरियर कौन है, इस डिजीज के वायरस को कैरी करके कौन लेके जाता है आगे आगे, उसको कैरी करते हैं इंसेक्ट। क्लियर। ये थे हमारे पास कुछ प्लांट की डिजीजेस जो आपकी बुक में गिवन थी। तो आपने इनके एजेंट्स को
याद करना है और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। कई बार होता है हम किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड का फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन कई बार हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है, जो फूड होता है वो कंटेमिनेटेड होता है बाय द माइक्रोब्स उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, जिस वजह से वो फूड क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, खाने के लायक नहीं रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड के ऊपर क्या छोड़ते हैं, जब उस फूड के ऊपर क्या उसको स्पॉइल करके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, उस फूड के ऊपर फूड को कन्वर्ट कर देते हैं टॉक्सिक में, जहरीला बन जाता है फूड। उसको अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो क्या है, आपको बीमार कर देगा और ये सीरियस प्रॉब्लम है। इससे क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है अगर आप प्रॉपर क्या नहीं लोगे, ट्रीटमेंट नहीं लोगे। तो हम कैसे अपने जो फूड है उसको बचा सकते हैं स्पॉइल होने से, कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल ना करें। आपने देखा होगा कई बार आप जैसे मार्केट से कोई फ्रूट्स लेके आते हो, जैसे मैंगो लेके आए, आप उसको रख लो 10-15 दिन, तो क्या होगा, ऐसे बाहर रख दो, उसको फ्रिज में नहीं रखना है, तो आप देखोगे कि वो गल सड़ जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मैंगो पिकल को देखें, आप उसको कितना सालों तक रखते हैं, आपका मैंगो पिकल, ठीक है ना, अचार जिसको हम बोले, वो नहीं खराब होता। ऐसा क्या है, ऐसा पिकल है तो वो भी मैंगो का ही था। तो ऐसा क्या है, हमारे पास बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, फूड को खराब होने से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, जो फूड को स्पॉइल नहीं होने देते हैं, वो होते हैं बच्चों फूड प्रिजर्वेटिव्स। जो आपके पास ऐसे मार्केट से आप लेके आते हो खाना, वो कभी भी ख़राब नहीं होता, काफ़ी लॉन्ग टाइम। जैसे पिकल्स हैं, आता है ना बॉक्सेस के अंदर बंद, कैंस के अंदर पैक्ड फूड लेके आते हो जैसे आप, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या डाला होता है, उनके अंदर ऐड किए होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। वो प्रिजर्वेटिव्स उनको स्पॉइल होने से बचाते हैं, मीन्स उनके ऊपर माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो कैसे, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम यूज़ करते हैं? सबसे पहले है हमारे पास बच्चे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर कौन कौन से हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं बच्चों। कॉमन सॉल्ट आपने देखा होगा, ठीक है, ये मीट और फिश को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको स्पॉइल होने से बचाते हैं। उसके ऊपर इसको पूरी तरह से लगा देते हैं नमक को, और वो ख़राब नहीं होता है, इसको आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हो। आप देखोगे कि आपके पिकल्स के अंदर भी हम सॉल्ट डालते हैं तो भी वो ख़राब नहीं होते हैं। उसके अलावा शुगर भी हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्पॉइलेज, जैसे आप देखते हो कोई जैम्स होते हैं हमारे पास, स्क्वैशेस होते हैं, आप जो स्क्वैश आते हैं आप गर्मियों में इनको यूज़ करते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मुरब्बा होते हैं, जेलीज होती हैं। तो इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इनके अंदर शुगर होती है, वो शुगर क्या करती है, इन मटेरियल्स को ख़राब होने से प्रोटेक्ट करती है। मॉइस्चर को, मतलब ये क्या करती है, रिड्यूस करती है, मॉइस्चर को कम करेगी। इन चीज़ों के अंदर जो पानी है, जितना ज़्यादा गीला होगा, मॉइस्चर होगा, उसके अंदर ज़्यादा माइक्रोब ग्रो करते हैं, तो शुगर उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ केमिकल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना बच्चों, सोडियम बेंजोएट है। ऐसे ही हमारे पास सोडियम मेटा बाइसल्फाइट है। ये कुछ हैं हमारे पास केमिकल्स जो मिलते हैं मार्केट में, जिसे हम हमारे पिकल्स के अंदर डाल सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी। तो ये एक केमिकल मेथड है। शुगर हमने यूज़ किया, सॉल्ट हमने यूज़ किया, उसके अलावा हम विनेगर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ किया जाता है। ऑयल एंड विनेगर देखा होगा, आपके जो अचार वगैरह होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल और विनेगर यूज़ किया जाता है, वो भी उनको ख़राब नहीं होने देते हैं। क्लियर? इसके अलावा जैसे अगर हमने मिल्क को अगर प्रोटेक्ट करना, मिल्क आपको पैक्ड मिल्क आता है, वो भी ख़राब नहीं होता है, तो कैसे करते हैं, उसके अंदर तो ऑयल, शुगर, नमक, ऐसे विनेगर नहीं डाल सकते, तो वो कैसे उसको स्पॉइल होने से बचाया जाता है? तो बेटे इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, ठीक है,
इस प्रोसेस में मिल्क को पहले बॉईल करेंगे फ्यू सेकंड्स के लिए, 15 to 30 सेकंड्स, फिर उसको फटाफट से 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको पूरी तरह से बॉईल किया जाएगा। देन उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसको एकदम से चिल्ड कर देना, ठंडा कर देना, बिल्कुल चिल्ड करके उसको पैक कर देना, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। फटाफट से उसको फटाफट से गर्म किया, देन ठंडा किया और उसको फिर पैक कर देते हैं। वो पैकेट्स में आपका जो मिल्क आता है वो यही वाला होता है, पेस्चराइजेशन वाला। तो ऐसे मिल्क को क्या किया जाता है, स्पॉयल होने से बचाते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो बच्चों। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स, और इसके अलावा हम एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं जब स्टोर करना है। जैसे हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आती हैं ना पैक्ड वाली पैकेट्स में, तो वो क्या होते हैं, उनको एयर टाइट पैकेट्स के अंदर वैक्यूम पैकिंग कर दी। एयर में ही होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर हम एयर ही ना भेजें वहाँ पे, वो ऐसे वैक्यूम पैकेट होते हैं उनके अंदर एयर नहीं होती है, जिस वजह से वो ख़राब नहीं होते। आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आती हैं पैकेट्स में, कितना लंबे समय तक उनको रखते हैं स्टोर करके, फ्रोजन करके, ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये कुछ हमारे पास मैथड्स थे कि कैसे हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, और लॉन्ग टाइम तक इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस, अब हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमने यूजफुलनेस में पढ़ के आए थे। अब ये सारा इसका खत्म हो गया बच्चों, ये इसका हार्मफुलनेस वाला टॉपिक, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये यूजफुलनेस वाला पार्ट है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ हमारे पास जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। पहले हम ये सारा बिगिनिंग से मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों। हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, क्या फर्स्ट चैप्टर में हम देखे थे कि जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, उनको बहुत पसंद होती है, उनका फेवरेट डिश है नाइट्रोजन, मान लो। क्लियर है बच्चों, तो सभी प्लांट को क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। जैसे आपको भी कुछ वाइटामिन्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं ना, ऐसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनको भी क्या चाहिए होती है बच्चों, उनको चाहिए होती है नाइट्रोजन। लेकिन उनको वो नाइट्रोजन मिट्टी से ज़्यादा नहीं मिल पाती है, मिट्टी में ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं होती है। तो कैसे उनको वो नाइट्रोजन मिलती है बच्चों, तो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को, क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आती कहाँ से, एयर में। यस, अब हम शुरू करने वाले। एयर में होती है बेटे 78% नाइट्रोजन। क्लियर, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये वाली नाइट्रोजन होती है गैस में, गैसियस स्टेट में, गैस की फॉर्म में होती है ये। क्लियर, तो प्लांट्स जो होते हैं ना, मान लो ये कोई प्लांट है, ये सीधा इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, ठीक है ना बच्चों। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, आप उनको सीधे नहीं मिल सकते। क्यों, ऐसे थोड़ी अभी प्रिंसिपल सर का ऑफिस आप गए सीधा अंदर चले गए, ऐसे नहीं। आपके जो सर हैं, प्रिंसिपल सर या मैम, उनके जो रूम के बाहर कोई ऐसा आपके रखे होंगे उन्होंने कुछ पर्सन, जो आपको पहले पूछते हैं कि आपने किससे मिलना है, क्यों मिलना है, पूरा पूछेंगे। आप अपने टीचर्स की हेल्प से उनके पास पहुंचते हो, ऐसे सीधे नहीं जा सकते। सेम वाली प्रॉब्लम है। मान लो ये प्लांट है, ये एक प्रिंसिपल जैसे हैं, वो उनको सीधा नहीं ले सकते, तो वो घूम घुमा के कैसे आएंगे, तो कुछ बैक्टीरिया उनको हेल्प करेंगे मिलाने में, ठीक है ना। तो हम देखेंगे जब ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं बच्चों, ठीक, तो वो हेल्प करते हैं। ये वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये वाले बैक्टीरिया ना जो गैस वाली नाइट्रोजन होती है बच्चों, उसको कन्वर्ट करते, उसको बदल देते हैं किसके अंदर, कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन को चेंज करते हैं, नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वो वाली नाइट्रोजन जो पहले थी अब वो वैसी नहीं रहती है, ये होती है N2। मान लो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, N2 होती है, अब ये बन जाती है NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। क्लियर, ऐसी बन जाती है, इनके साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो जाए, थोड़ी सी चेंज हो गई, पहले वो ऐसे दिखती थी अब वो ऐसे दिखने लग गई है। इसको बोलते हैं कंपाउंड्स। ये थोड़ी केमिस्ट्री की टर्म है, पर आपने घबराना नहीं है, हम
पढ़ते जा रहे हैं ना, तो ऐसे केमिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी वहाँ पे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ देखें, ये वाली ऐसी स्टेट्स में आ जाएगी, इसको कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड को ना जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो फटाफट से क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो मेन जो पर्पस है यहाँ पे फिक्स हो गई है, इसको बोलते हैं फिक्सेशन, ठीक है ना। तो जो हमारे पास क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की हम बात करके आए हैं। कहाँ पे बात की थी हमने, बताओ बच्चों। लेग्यूमिनस प्लांट्स, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 हमारा देखा है तो आपको क्लियर होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट होती है, जो लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, जिनको लेग्यूम्स लगते हैं, जिनको फलियां लगती हैं, वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। उनकी रूट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं। उनकी रूट्स पे ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं। आपके घर में भी कोई ऐसा प्लांट लगा हो ना जिसको फलियां लगती हों, जैसे मेथी होती है आपके घर में, मेथी आपके घर में यूज़ करती है ना आपकी मदर, मेथी की पराठा भी बनाते हैं, वो उनकी जो रूट्स होती हैं, अगर आप उनको निकाल के देखो, उनकी रूट्स पे ना ऐसे आपको डॉट्स से लगे, जैसे बिंदियां सी लगी होती है छोटी छोटी सी, लेकिन इनके पिंक कलर के होते हैं। और इनके अंदर कौन रहता होता है, इनके अंदर रहते हैं बैक्टीरिया बच्चों। ये बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम। हम सिम्बायोसिस पढ़ के आए क्लास 7th में, वहाँ पे भी ये बात हम डिस्कस करी थी बहुत डिटेल में, ठीक। तो इसको दोबारा नहीं इतना खींचेंगे हम टॉपिक को, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये वाले बैक्टीरिया भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। उसके अलावा जरूरी थोड़ी है कि हर एक जगह लेग्यूमिनस प्लांट ही हो। हमारे पास सारी क्रॉप्स तो या सारे प्लांट्स लेग्यूमिनस तो नहीं है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, माइक्रोब्स तो हर एक जगह है, वो भी हेल्प कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ठीक बच्चों। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, कैसे जो एयर वाली जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है, प्लांट्स उसको कैसे खाते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर प्लांट्स नाइट्रोजन को खा जाएं, मान लो इतने सारे प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर, तो फिर हमारी तो अर्थ की जो एयर में 78% नाइट्रोजन है वो तो खत्म हो जाएगी बच्चों। लेकिन वो खत्म तो नहीं होती है, जब भी हम चेक करते हैं वो 78 है। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन को प्लांट्स लेते हैं तो एयर में भी कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन आ रही है। कहाँ से आ रही है, वो साइकिल है, एक नाइट्रोजन साइकिल। जैसे वाटर साइकिल पढ़ा है ना, वाटर पहले इवेपोरेट होता है, लेकिन फिर दोबारा रेन बन के नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, ऐसे घूमा घूमा। ऐसे ही सेम नाइट्रोजन, एयर से नाइट्रोजन मिट्टी में आती है, मिट्टी प्लांट के अंदर, फिर प्लांट ऐसे घूमेगी। अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ नाइट्रोजन साइकिल, समझे इसको, ठीक है ना। मीन्स जो नाइट्रोजन है ये घूम घुमा के एयर से प्लांट्स में, फिर प्लांट से एयर में ही चली जाती है। पर कैसे जाती है अभी हम देखेंगे जी। हमारा नाइट्रोजन साइकिल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको टीचर क्या करेगा, नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हैं। इसकी डायग्राम आपने अच्छे से बनानी है बच्चों। अगर आपको लगे कि यस मैं नाइट्रोजन साइकिल, इस चैप्टर के मोस्टली जो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है यूजफुलनेस में, हार्मफुलनेस पूछी जा सकती है, ऐसे आपको नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम भी दिया जा सकता है पेपर के लिए। तो सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब शुरू करें। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की, नाइट्रोजन जो गैस फॉर्म है बच्चों, यहाँ है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक। इसके दो तरीके हैं, एक तो जब लाइटनिंग होती है, लेकिन लाइटनिंग तो डेली नहीं होती है, जैसे कि बारिश वाले दिन लाइटनिंग होती है ना बच्चों, गरजता है बादल, वहां से ऐसे लाइट सी आती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग। हवा में, एयर में नाइट्रोजन है, उसके ऊपर जैसे ही वो लाइटनिंग हुई बारिश वाले दिन, तो वहां से भी ये वाली जो नाइट्रोजन है ये रेन के थ्रू कहाँ पे आ जाएगी फिर बच्चों, सॉइल में आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको बाद में, यहाँ पे वो बन जाती है कंपाउंड। जो लाइटनिंग होती है वो भी क्या कर देता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, कंपाउंड में, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ठीक, नाइट्रोजन इन सॉइल। ये डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे लाइटनिंग ब्रेक करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, कहाँ, किसमें, कंपाउंड में। ये अभी आप ऐसे ही पढ़ लो कि लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन फिक्स होती है, लेकिन डेली तो लाइटनिंग नहीं होगी, तो कौन सा अनदर मेथड है, बैक्टीरिया, यस। नाइट्रोजन फिक्स होती है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन
बाय बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन टर्न बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला कि कुछ नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो करते हैं नाइट्रोजन को किसके अंदर, नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और वो वाली कंपाउंड कहाँ पे चले जाते हैं बच्चों, क्योंकि बैक्टीरिया सॉइल के अंदर ही है, ठीक है ना, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे, वो फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड हैं वो कहाँ पे आ गए हैं, वो आ गए हैं सॉइल के अंदर, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से इसको कौन लेगा, इसको ले गए प्लांट्स, अपटेक बाय प्लांट्स, अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट के अंदर चली गई है नाइट्रोजन रूट्स के थ्रू, ठीक है, प्लांट्स ने एब्जॉर्व की है। और इसको कौन खा जाते हैं, प्लांट्स को ईटन बाय एनिमल्स। हम सारा जो खाना है एनिमल्स का, ह्यूमंस का, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है प्लांट्स पे, ठीक है, या फिर एनिमल्स पे। एनिमल खाते हैं प्लांट्स को, ठीक है, फूड चेन है ये। तो जैसे ही एनिमल एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है ना, एक्सक्रीट, एनिमल क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन और डेथ। अगर एनिमल्स की डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर प्लांट डेथ लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो वो कहाँ पे, अगेन जैसे कोई एनिमल है वो मर गया है तो भी वो मिट्टी में ही आएगा, या फिर उसने एक्सक्रीट किया, उनका वेस्ट है, यूरिन है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन ही होता है, वो भी सॉइल में ही आता है, ठीक है। ऐसे प्लांट भी अगर डेड हो जाएगा, प्लांट के अंदर भी नाइट्रोजन है, वो भी क्या करेगा, वो भी सॉइल में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे ही ये वाली नाइट्रोजन यूज तो कर ली है प्लांट्स ने, एनिमल्स ने, फिर दोबारा से वो कहाँ पे आ गई है बच्चों, फिर दोबारा से वो आ गई है मिट्टी के अंदर। और यहाँ से कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कंपाउंड्स को अगेन कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन। कंपाउंड को दोबारा किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, वो नाइट्रोजन में, और वो कहाँ पे चली जाएगी, अगेन वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्लियर। तो अभी दोबारा समझे, लाइटरिंग से कंपाउंड बना, वो सॉइल में गया, यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और वो कहाँ पे चले जाएंगे, सॉइल में। यहाँ से प्लांट्स ने उनको खाया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल का आगे वेस्ट जो बना वो भी नाइट्रोजन ही था, जहाँ एनिमल मर गया तो भी मिट्टी में ही आएगा, तो भी उसके अंदर वाली नाइट्रोजन, फिर अंदर वाली नाइट्रोजन बाहर तो नहीं उड़ जाएगी, ठीक है ना, तो है तो उसके अंदर ही नाइट्रोजन, तो वो अगेन मिट्टी में ही आ गई है। सेम वे अगर प्लांट भी मरा, प्लांट डेड हो गया है, प्लांट का कोई लीफ गिरा, उसके अंदर वाली नाइट्रोजन भी बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे। डिकम्पोजिशन पढ़ के आए हैं हम पीछे, ठीक है ना। बैक्टीरिया उसको क्या कर देंगे, खा खू के अगेन उसको मिट्टी में ही मिक्स कर देंगे, और वहां पे कुछ ऐसे कुछ और टाइप के बैक्टीरिया होंगे बच्चों जो कंपाउंड को दोबारा नाइट्रोजन बना देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन बनी है तो कंपाउंड, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ नाइट्रोजन बनी कंपाउंड, लेकिन यहाँ बना कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन, अपोजिट प्रोसेस है, तभी तो नाइट्रोजन हवा में जाएगी ना, हाँ गैस बन गई है, तभी गैस है तो उड़ जाएगी एयर में। तो ऐसे ही ये एक पूरा साइकिल है जिससे जो एयर की 78% वाली नाइट्रोजन है ये मेंटेन रहती है बच्चों। ऐसे ये चलता रहता है पूरा साइकिल। क्लियर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ डिस्कस करके आए हैं, उनके यूजफुलनेस डिस्कस किए हमने, उनके हार्मफुलनेस डिस्कस किए बच्चों। अगर फिर भी आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं समझ आया है, या ये वाला पॉइंट या वो वाला पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हो, हमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।